अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 जगहों के नाम चेंज करने का ऐलान किया और इसके बाद जो तमाम नाम हैं जो पहले से कई सालों से जिन क्षेत्रों के नाम थे अब वो नए नाम से जाने जाएंगे, उनकी जो पहचान है वो बदल जाएगी। इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी अभी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन देहरादून के मियांवाला क्षेत्र हो जिसका नाम राम जी वाला किया गया है, या फिर हरिद्वार का चांदपुर गांव हो जिसका नाम ज्योतिबा फुले नगर किया गया है, वहां से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देहरादून के मियांवाला में रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जो मियां शब्द है ये कोई इस्लामिक नाम नहीं है, इससे मुस्लिम समाज का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये एक राजपूत उपनाम है जो कि कई सदियों से यहाँ के जागीरदारों को मिला था। और कई बुजुर्गों का ये भी कहना था कि ये जो उपनाम है ये गुरु राम राय जिनको श्रेय जाता है देहरादून को बसाने का, देहरादून का नामकरण का, उससे भी पहले से यहाँ लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि ये जो नाम चेंज किए गए हैं इसके पीछे क्या रिसर्च रही होगी, किस तरह से नाम को सुझाया गया होगा और क्या रिपोर्ट पेश की गई होगी। लेकिन हम आज एक हिस्टोरियन के पास आए, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पास आए हैं जो कि देहरादून को बहुत नजदीकी से जानते हैं और काफी समय से यहाँ पर वो देहरादून को पुराने इतिहास से जोड़ने के लिए लोगों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि देहरादून का इतिहास क्या है और देहरादून में जो जागीरदारी हुआ करती थी या फिर जो नाम हुआ करते थे वो किस तरह से होते थे। तो बात करते हैं इतिहासकार लोकेश ओरी जी से जो हमारे साथ इस समय मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर जानना चाहेंगे कि देहरादून का जो इतिहास की अगर हम बात करें तो कहाँ से जो मॉडर्न हिस्ट्री में या फिर मिडिवल हिस्ट्री में जो आता है, क्योंकि पौराणिक समय में गुरु द्रोणाचार्य को श्रेय जाता है जो देहरादून को उन्होंने बसाया, लेकिन हिस्ट्री के तौर पे किस तरह से देखिए जो आधुनिक देहरादून हम देखते हैं इसका इतिहास तो शुरू होता है लगभग 1675 से, जब गुरु राम राय यहाँ पर आए। और कुछ लोग ये मानते हैं, गुरु राम राय के जो फॉलोअर्स हैं उनको मानने वाले मानते हैं कि उन्होंने यहाँ पे अपना डेरा डाला। तो गुरु राम राय सिख पंथ से थे लेकिन उदासीन हो गए थे और फिर दिल्ली में औरंगजेब ने उनको एक जागीर दी थी और जिसको खेड़ा चंद्रावल के नाम से जानते हैं। और बाद में कुछ सिख राजनीति में ऐसा हुआ कि औरंगजेब ने उनको कहा कि अब तुम पहाड़ों की तरफ जाओ और जहां भी तुम अपना डेरा डालोगे तो वहां मैं जो राजा होगा उसको बोलूंगा कि तुम्हें जागीर दे। तो ऐसा माना जाता है कि गुरु राम राय दिल्ली से चले, मतलब पहले पंजाब की तरफ गए और फिर वहां से होते हुए इस तरफ आए देहरादून की तरफ। और बिल्कुल गंगा और यमुना के बीच में एक स्थान पे उनके घोड़े का खुर गिरा, तो उस स्थान को खुरगुड़ा उसका नाम पड़ा और वहीं पे उन्होंने अपना डेरा डाला और अंत में उन्होंने अपने प्राण भी वहीं पर त्यागे। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि डेरा डालने की वजह से देहरादून का नाम देहरादून पड़ा। कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ उनका देहरा किया गया, उनके प्राण उन्होंने त्यागे, तो इसलिए यहाँ पे उनका मेमोरियल बनाया गया और वो मेमोरियल बनवाया औरंगजेब ने। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इतिहास है। बहुत ही ऐसा है कि एक सिख उदासीन गुरु यहाँ पर आया और एक मुगल बादशाह ने उसकी याद में एक जो गुरु राम राय दरबार जिसको हम जानते हैं वो एक सीनोटाफ जिसको बोलते हैं या मेमोरियल या मकबरा बनवाया उनकी याद में। और बाद में जो मसंद थे, गुरु राम राय के जो अनुयायी थे वो मसंद थे और वो आपस में बहुत लड़ने लगे कि उनकी जागीर पे कौन कब्जा करेगा, महंत कौन बनेगा। तो गुरु राम राय जी की पत्नी थी माता मंजीत कौर, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को बुलाया जो कि पौंटा साहब आए और वहां से फिर देहरादून आए और उन्होंने ये निज़ाम यहाँ पे इस्टेब्लिश किया कि गुरु राम राय दरबार का महंत भी गढ़वाली ब्राह्मण ही बन पाएगा। तो मतलब एक सिख संस्कृति और मुगल संस्कृति और यहाँ की जो स्थानीय संस्कृति, तीनों का एक मिला जुला संगम है देहरादून। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है देहरादून की हिस्ट्री। सर बिल्कुल नई जानकारी आपसे सीखने को मिल रही है। इसके साथ ही जो जागीर की बात करते हैं, चाहे वो
डोभाल वाला हो या फिर मियाँ वाला हो, मियाँ वाला को लेकर जो अभी हाल ही में नाम बदला है, तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? कई लोग इसको मानते हैं कि ये कंफ्यूजन हुआ है कि ये मियाँ शब्द है तो इस्लामिक नाम है तो इसको बदला गया है, लेकिन मियाँ राजपूत क्लैन की सब कास्ट भी मानी जाती थी। तो असल जो कौन सही है इसमें और कौन गलत? मुझे थोड़ा लगता है कि इसमें रिसर्च की कमी रही है, जिसकी मतलब इसके बैकग्राउंड में नहीं जाया गया है। तो अगर आप देखें तो जितनी भी छोटे छोटे राज्य थे या उनको ठकुराइयाँ बोलेंगे हम, ब्रिटिश पीरियड में उनको पंजाब हिल स्टेट्स बोला जाता था। जैसे सिरमौर हो गया या उसके आसपास बहुत सारे और थरोच था और ऐसे कई छोटी छोटी किंगडम्स थे। एक अमेरिकन स्कॉलर हुए हैं पीटर सदरलैंड, उन्होंने तो मजाक उड़ाते हुए इनको वेरी लिटिल किंगडम्स उनका नाम दिया। मतलब ऐसे किंगडम थे कि जिसके 10 गांव या 20 गांव उसके अंदर आते थे। तो क्योंकि ये लोग आपस में ही वैवाहिक संबंध रखते थे और बाहर से आए थे किसी मतलब जनरली क्या होता है कि राजा वही बनता है हमारी जो पहाड़ की संस्कृति में जो कोई बाहर से आता है और जो स्थानीय राक्षस होते हैं या जो बुरे लोग होते हैं उनसे स्थानीय लोगों को निजात दिलाते हैं। तो ये एक कॉमन फैक्टर है जितने भी राजशाहियां यहाँ पे जैसे कनकपाल भी बाहर से आए। जी हाँ। तो ऐसे जनरली एक थ्योरी है, स्ट्रेंजर किंग्स की थ्योरी इसको बोलते हैं कि जो राजा है उसको स्ट्रेंजर ही होना होता है। तो उसके तहत ये लोग बाहर से भी आए थे, मुगलों का इनको सपोर्ट था और आपस में ही विवाह संबंध करते थे परिवारों में। आम लोगों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं करते थे, इसलिए कॉमन भाषा में इनको मियाँ ही बोल दिया गया। तो आज भी हिमाचल में मियाँ जो शब्द है वो उसमें कोई मुस्लिम कॉनोटेशन नहीं होता है। तो उसमें तो वो राजपूत ही है, हिंदू राजपूत है। पौड़ी में भी मियाँ गांव है और मियाँ जो है वो एक कॉमन सरनेम भी है उत्तराखंड। तो मतलब उसका कोई मुगल इतिहास या मुगल या मुस्लिम समुदाय से कोई संबंध नहीं है इन नामों का, और उनको बदलना मुझे लगता है कि सोच समझ के किया जाना चाहिए। तो ये जो मियाँ वाला है देहरादून में, इसका पर्टिकुलर क्या हिस्ट्री, इसका जेनेसिस कहाँ से होता है? अगर हिस्ट्री की अगर हम बात करें, ये जो नाम है उसको चेंज कर दिया गया। लोगों का कहना है कई चौहान कास्ट के लोग हैं या फिर चौधरी हैं, उनका कहना है कि हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं और शुरू से ही मतलब ये यहाँ पर राजपूत रहे हैं, मुस्लिम इंटरफेरेंस बहुत कम रहा है यहाँ पर, उसके बाद भी नाम हुए थे। हाँ, ये ठकुराइयाँ थी, ये जो मतलब ये राज्य भी नहीं थे, ये जमींदारियाँ थी एक तरह से, ठकुराइयाँ थी, लेकिन ये लोग अपने आप को राजा मानते थे। तो मुझे लगता है कि कटोच परिवार या इस तरह के जो परिवार थे जो आज हिमाचल प्रदेश है, तब वो पंजाब हिल स्टेट्स था ब्रिटिश काल में। तो वहाँ पे ये लोग सक्रिय थे, लेकिन देहरादून और इसके आसपास भी इनको कई जमींदारियाँ दी गई थी। जैसे आप देखें कि जो सिरमौर राज्य था उसका एक छोटा सा पार्ट जो आज राजेंद्र नगर है देहरादून का, वो था। और राजेंद्र नगर का नाम भी महाराजा राजेंद्र प्रकाश जो सिरमौर के राजा थे उनके नाम पर। इस तरह से ये नाम पड़े हैं। कुछ जो नाम है वो समुदायों के ऊपर पड़े हैं, कुछ नाम राजाओं के ऊपर पड़े हैं, जमींदारियों के ऊपर पड़े हैं। जैसे डोभाल वाला हो गया, तो 200 से करीब तो वाले हैं देहरादून में। और ग्रांट्स बहुत थी, जैसे जॉली ग्रांट हो गई, कार्बरी ग्रांट हो गई। ये ग्रांट्स भी ब्रिटिश द्वारा दी गई थी इन्हीं राजाओं महाराजाओं या जमींदारों को। तो वो ब्रिटिश काल के भी नाम अगर बदलने पड़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे राजपुर रोड है या राजपुर क्षेत्र है, इसको काफी इकोलॉजिकली काफी रिच माना जाता था। अब क्योंकि रैम्पेंट डेवलपमेंट है और कहीं ना कहीं वो अपना जो हेरिटेज है वो खोता जा रहा है, इसको भी रिलेट किया जाता है किंगडम से। इसी तरह मियाँ वाला है, डोभाल वाला है, इनकी क्या हिस्ट्री रही? हाँ, तो राजपुर और डालनवाला तो ऐसे क्षेत्र थे कि जहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने अपने घर बनाए थे, अपने समर होम्स बनाए थे कि जिन राज्यों में बहुत गर्मी पड़ती थी वो लोग यहाँ आ जाते थे। जैसे डालनवाला में मैं आपको बताऊं कि महाराजा पटियाला की बहुत सारी पत्नियां रहती और उनकी इतनी पत्नियां तो उनकी कैटेगरी A, कैटेगरी C था। तो उस हिसाब से कुछ को मसूरी में रखा जाता था, कुछ को राजपुर में रखा जाता था, कुछ को डालनवाला में।
कैटेगरी के हिसाब से। तो बहुत सारे राजा महाराजा यहाँ थे और लैंड ग्रांट्स थी, क्योंकि ये बेसिकली एक एग्रीकल्चरल एरिया था। बासमती चावल यहाँ बहुत अच्छा होता था। देश की पहली जो चाय पत्ती है उसका यहाँ पे चाय बागान बनाए गए बहुत सारे, और वैसे बहुत ऑर्चर्ड्स थे, जैसे लीची, आम, कटहल, अमरूद, उनके बहुत बड़े बड़े फ्रूट के नाम पे भी जगह पड़ी, आम वाला, बहुत आम वाला, नींबू वाला, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। फिर मतलब यहाँ का इतिहास भी इतना रिच रहा है कि पहले तो यहाँ जो गढ़वाल के राजाओं का शासन था, फिर यहाँ गोरखा लोग आ गए, तो कुछ नाम है, जैसे अनार वाला हो गया, तो वो गोरखों ने बसाए हैं। और उसके बाद ब्रिटिश आए, तो उन्होंने भी अपने अंग्रेजी नाम दिए, जैसे लिटन रोड हो गया या कर्जन रोड हो गया, इस तरह के नाम उन्होंने, नेशनल रोड हो गया, वो दिए हैं। और उससे पहले जो नवाब, जो नजीबुद्दौला थे, उन्होंने आके यहाँ पे, मतलब जब गोरखा युद्ध से भी पहले की बात है, कि उन्होंने भी यहाँ पे आए, और तो बहुत सारे जो मुस्लिम नाम भी हैं जिनका मुस्लिम कनेक्शन है। तो एक बहुत ही अच्छा मिक्स है, बहुत ही सुंदर मिक्स है इन नामों का। सर, एक सवाल के साथ साथ एक वेरीफाई भी करना चाहूंगा आपके साथ यहाँ पर। जैसे कि कहा जाता है कि जो उत्तराखंड है देवभूमि है, और यहाँ पर मुसलमान कहाँ से आ गए, जो पहले से भी रह रहे हैं वो कहाँ से आए। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जो पृथ्वीपति शाह थे, उन्होंने एक दारा शिकोह के बेटे को पनाह दी थी, और उनके साथ काफी कारवां आए थे। क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। मतलब जब दारा शिकोह को औरंगजेब ने मारा, तो उनका जो बेटा था सुलेमान शेख, वो भागकर टिहरी राज में आया, और टिहरी राजा के यहाँ उसने शरण ली। तो शरण, जब राजा महाराजा या प्रिंसेस उस समय चलते थे, तो वो बहुत सारे जो उनके डेली नीड्स वाले लोग हैं उनके साथ चलते थे। जैसे आपको बताऊं कि सुलेमान शेख के साथ बहुत सारे तस्वीरदार आए, जो तस्वीरें बनाते थे, पेंटिंग करते थे। उस समय फोटोग्राफर तो होते नहीं थे, तो इतिहास को पेंटिंग्स के जरिए ही दर्ज किया जाता था। तो वो उन्हीं तस्वीरदारों ने जब यहाँ की प्रकृति को देखा, यहाँ के पेड़ पौधों को देखा, तो उन्होंने एक अलग ही स्कूल ऑफ पेंटिंग इजाद किया, जिसका नाम गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है। और आज भी हम जैसे गुरु राम राय दरबार में देखते हैं उन पेंटिंग्स को, या जो पंडित मौलाराम तोमर थे, जो बहुत ही बड़े कवि हुए और पेंटर भी हुए, उनकी भी बहुत सारी पेंटिंग्स दुनिया भर के म्यूजियम्स में हैं, जो गढ़वाल स्कूल को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उनके साथ बहुत सारे मुसलमान आए, और बहुत सारे मुसलमान यहाँ की संस्कृति में भी रच बस गए। वो मंडाण भी लगाते हैं, वो मतलब जो देवी देवताओं के रिचुअल भी करते हैं, बस थोड़ा उनका अपीयरेंस में फर्क होता है। सर, आखिरी सवाल लेंगे। जो नाम चेंज हुए हैं, 17 नाम जो बदले, इसमें कई रोड्स भी हैं, नवाबी रोड बात करती थी, नैनीताल में पटल मार कर दिया जी। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का बेसिस क्या है, क्या फाउंडेशन रही, जो ये नए नाम आए हैं, इसके पीछे के लॉजिक क्या है? मुझे लगता क्या कोई हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं? मुझे नहीं लगता है कि कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस है। जैसे नवाबी रोड है, वो रामपुर नवाबों से जुड़ा हुआ एक नाम है, और तो उस तरह के जो नाम हैं, रामपुर के नवाब बिल्कुल फुटहिल्स में ही रहते हैं नैनीताल की, और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उत्तराखंड के इतिहास में। अगर आप देखें कि उन नवाबों ने हिंदवी गीत लिखे हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं कृष्ण भगवान के ऊपर। तो एक मिली जुली संस्कृति है, और मिली जुली संस्कृति थी। मुझे नहीं लगता इसके पीछे कोई भी रिसर्च है या कोई भी बेसिस है। ये बस ये है कि कुछ नाम उठा के बदल दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो समाज ऐसा करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो अपने अतीत से कंफर्टेबल नहीं है, वो अपने अतीत को ठीक से समझ नहीं पाते। हमें अपने अतीत के साथ जीना होता है और आगे बढ़ना होता है, तो आगे बढ़ने का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेश गोरी जी का कहना है कि हमें अपने अतीत के साथ ही आगे बढ़ना होता है, और जैसा कि इतिहास हमें पढ़ाता है, और इतिहास से पढ़ने के बाद, इतिहास को जानने के बाद हम अपना भविष्य भी तय करते हैं।
तो इसको लेकर जो जिस विरोध हो रहा है, चाहे वो मियांवाला हो, चांदपुर हो या और दूसरे क्षेत्र हो, तो इससे अभी ये समझ में आता है, और जैसे कि ओरी जी से हमने बात की कि इसके पीछे के जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं वो कम्प्लीटली मिसिंग हैं, और ये एक पॉलिटिकल स्टेप हो सकता है, क्योंकि लगातार जो औरंगजेब या फिर राणा सांगा की हिस्ट्री को लेकर विवाद चल रहा है, उससे बीजेपी जो है वो उत्तराखंड से कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश कर रही है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।